बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, कल की क्लास से कोई सवाल पूछना है पूछ लीजिए। ओ भाई, जो पढ़ रहे हैं समझ आ गया था? ले सर, फिर आगे चलते हैं। कोई सवाल पूछना है? जी सर। मैंने कल तक आपको क्या पढ़ा दिया था? मैंने आपको टैक्स की डेफिनेशन पढ़ाई थी। मैंने आपको यह पढ़ाया था टैक्स लागू करने का मकसद क्या होता है। फिर मैंने आपको नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी और उसमें सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है उसकी बात की थी। कहा था कि भाई पैसों के अलावा जो पहलू हैं उनको देख लेते हैं। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी। फिर टैक्स मीन ऑफ डेवलप टैक्स एज ए मीन ऑफ डेवलपमेंट की बात की थी। और फिर उसके बाद बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉज में एडम स्मिथ ने जो कैनन्स दिए थे, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस, इक्वालिटी और इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, उसकी बात की थी। फिर उसके बाद हमने बेनिफिट्स की बात की थी, बेनिफिट प्रिंसिपल, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। इन तीन प्रिंसिपल्स की बात की थी। और फिर उसके बाद मैंने बात की थी काइंड्स ऑफ टैक्सेशन की, जिसमें फ्लैट टैक्स होता है और फ्लैट टैक्स के बाद प्रोग्रेसिव टैक्स होता है और प्रोग्रेसिव टैक्स के बाद रिग्रेसिव टैक्स होता है। इसको बड़ी डिटेल से बताया था। और फिर उसके बाद हमने बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज के बाद हमने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम, ये पढ़ाए थे। हाँ, इसके बाद मैंने डिफरेंट टैक्सेशन लॉज ऑफ पाकिस्तान नहीं पढ़ाया था, बल्कि हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान पढ़ा दिया था। ये वाला टॉपिक ऐसा ही है सर जी। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। अगर तो सब कुछ अच्छे से समझ आ गया तो आए फिर आज की ताजा बात करते हैं। सर जी, आज की जो बात है वो है डिफरेंट टैक्सेशन लॉज ऑफ पाकिस्तान। डिफरेंट टैक्सेशन लॉज ऑफ पाकिस्तान। सर जी, दो तरह के टैक्सेस हैं। एक को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब पहले मेरी सुन लीजिए, फिर मैं पढ़ाता हूं। सर जी, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कोई बंदा डायरेक्टली एफबीआर को जमा कराए, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कोई बंदा इनडायरेक्टली किसी इंटरमीडियरी के जरिए एफबीआर को जमा कराए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो डायरेक्टली एफबीआर को जमा करवाया जाए, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो किसी इंटरमीडियरी के जरिए एफबीआर को जमा करवाया जाए। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी, आपकी जो इनकम होती है इस पर आप टैक्स कैलकुलेट करके एफबीआर को खुद जमा करवाते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स। लेकिन आप जब जूस खरीदते हैं मार्केट से तो जूस के ऊपर लिखा होता है 46 का जूस, 14 का टैक्स। आप 60 रुपए दुकानदार को देते हैं, यस और नो? ये जो 60 रुपए दुकानदार को देते हैं इसमें 14 रुपए का टैक्स होता है, यस और नो? ये टैक्स आप खुद एफबीआर को जमा नहीं कराते बल्कि दुकानदार को दे देते हैं। यानी आप दुकानदार को टैक्स दे देते हैं जिसकी आगे जिम्मेदारी है कि वो एफबीआर को जमा कराए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो टैक्स पेयर इंटरमीडियरी को दे देता है, जिससे चीज खरीदते हैं हम उसको दे देते हैं, और उसकी आगे जिम्मेदारी है कि वो एफबीआर को जमा कराए। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी, अगर इस बात को मैं ऐसे कहूं कि आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हैं, तो सर आपने जब पेट्रोल भरवाया तो उस 1 लीटर पेट्रोल में 50 रुपए का टैक्स था। अब ये 50 रुपए का टैक्स एफबीआर को किसने जमा करवाना है? ये 50 रुपए का टैक्स एफबीआर को पेट्रोल पंप वालों ने जमा कराना है। तो भाई प्रैक्टिकली आपकी जिम्मेदारी तो ना हुई ना, आपने तो टैक्स इंटरमीडियरी को दे दिया, आपकी जिम्मेदारी वहां पर खत्म हो गई। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसमें आपकी जिम्मेदारी किसकी है? एफबीआर को तक को देने की।
इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसमें आपकी जिम्मेदारी कितनी है, इंटरमीडिएट। यार आपने जो पेट्रोल भरवाया है, अगले दिन जाके पूछो भाई कल मैंने दिए थे वो टैक्स करा दिया था जमा, कभी पूछा है जाके? हालांकि आपको ये बात तो पता है कि भाई बहरहाल टैक्स तो मैंने दिया था, ये तो पता है ना। आपने कभी जाकर क्रॉस क्वेश्चन किया हो कि भाई ये वाले पैसे एफबीआर को जमा कराए, मुझे कोई रिसीट तो दो? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्योंकि वो सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारी जिम्मेदारी इंटरमीडियरी को ही देने की है। यार मेरा पॉइंट समझ समझ आ गया? जबकि डायरेक्ट टैक्स में हमारी जिम्मेदारी एंड एंड पे एफबीआर तक को देने की है। यार ये फर्क है दोनों में। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो टैक्स पे, जुमले तो सीधे सीधे हैं, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो टैक्स पेयर एफबीआर को जमा कराए, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो टैक्स पेयर इनडायरेक्टली एफबीआर को जमा कराए थ्रू इंटरमीडियरी। यार मेरा पॉइंट समझ आ गया? आपने इंटरमीडियरी को दे दिया, अल्लाह पाक शुक्र, खत्म होगी बात। अब अगली सरदर्द आपकी नहीं है, वो जाने उसका काम है। क्लियर होगी बात? सर डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन, ये टैक्सेस जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं टैक्स पेयर की तरफ से, इट इज अ टैक्स अप्लाइड ऑन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली बाय द एनवायरमेंट। एग्जांपल्स क्या है? इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स और वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स यानी इनकम पर टैक्स। कौन सी इनकम? नेट इनकम। नेट इनकम का पता क्या मतलब होता है? सर आपने नेट एसेट का मतलब पता है? एसेट माइनस लायबिलिटी। अच्छा, नेट सेल का क्या मतलब होता है? सेल माइनस सेल रिटर्न। नेट परचेज का क्या मतलब होता है? परचेज माइनस पे परचेज रिटर्न। तो नेट इनकम का क्या मतलब हुआ? यार इनकम का उलट क्या है? एक्सपेंस। तो नेट इनकम का क्या मतलब होगा? इनकम माइनस एक्सपेंस। तो भाई नेट इनकम पर टैक्स लगता है किस कानून के तहत? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत। सर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत टैक्स लागू किया जाता है ऑन द नेट इनकम ऑफ टैक्स पेयर earned during a tax year, computed by applying the specified tax rate as applicable to the respective taxpayer. Income is classified into the following heads: सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर जी इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का मतलब है वो टैक्स जो इनकम पर लगता है, कमाई पर लगता है। इनकम से मुराद, इनकम टैक्स इनकम पे लगता है। कौन सी इनकम? इनकम टैक्स यानी इनकम पर टैक्स। कौन सी इनकम? नेट इनकम यानी इनकम में से खर्चे लेस करने के बाद कितने पीरियड की इनकम? एक साल की इनकम। कितना टैक्स लगेगा? जितना स्पेसिफाई किया जाएगा, जितना कहा जाएगा। कहां कहा जाएगा? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहा जाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी इनकम इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग हेड्स: सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कैपिटल वैल्यू टैक्स क्या है? कैपिटल वैल्यू टैक्स इज लेविड ऑन डिफरेंट ट्रांजैक्शंस सच एज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या ट्रांसफर ऑफ राइट्स। इनडायरेक्ट टैक्स,
इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि इंटरमीडियरी कलेक्ट कर देता है और इकोनॉमिक बर्डन टैक्स का टैक्स पेयर पर आ जाता है। सर जी, जब हम जूस खरीदते हैं, 60 रुपए का जूस है, 40 रुपए उस जूस की कीमत है, 14 रुपए का टैक्स है। मुझे आप ये बताइए कि आपको वो जूस जब आप पीना चाहते हैं तो आपके टोटल खर्चा कितना होता है? 40 रुपए का होता है या 60 रुपए का होता है? यानी वो जो 14 रुपए का सेल्स टैक्स है वो किसके ऊपर बोझ है? जो पी रहा है भाई, जिसने वो पीना है वही उसके पैसे भी देगा। सर ये बात है कि इंटरमीडियरी को आप पैसे दे देते हैं और अल्टीमेटली इंटरमीडियरी एफबीआर को जमा कराता है। बहरहाल वो जो 14 रुपए का टैक्स है वो पड़ा किसके ऊपर? एंड कंज्यूमर के ऊपर, उस टैक्स पेयर के ऊपर, उस बंदे पर जिसने वो जूस पिया। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई ई इंटरमीडियरी सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि इंटरमीडियरी कलेक्ट करके एफबीआर को जमा करवा देता है। सर इस टैक्स की एग्जांपल लीजिए तो सबसे पहली क्या है? कस्टम ड्यूटी। पहली बात है आपको ये बताना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी होती क्या है, और उससे पहले ये बताना पड़ेगा ड्यूटी क्या होती है। सर टैक्स को ना मुख्तलिफ अल्फाज से पुकारा जाता है। कभी टैक्स को टैक्स कहते हैं, कभी टैक्स को ड्यूटी कहते हैं, कभी टैक्स को लेवी कहते हैं, कभी इसके लिए सेस का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, CESS सेस। कभी इसके लिए टैरिफ का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। प्यार से, लाड से, मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। ठीक हो गया? सर ड्यूटी भी कहते हैं, टैक्स भी कहते हैं, लेवी भी कहते हैं, सेस भी कहते हैं, टैरिफ भी कहते हैं। तो पहले तो आपको यह पता चल गया कि ड्यूटी क्या होती है। अब अगर मैं आपको कहूं कस्टम ड्यूटी, तो ड्यूटी का मतलब तो टैक्स है, ये तो समझ आ गया। सर जी जब भी पाकिस्तान में कोई सामान बाहर से आएगा या यहां से बाहर जाएगा तो बॉर्डर क्रॉस करते वक्त जो टैक्स लगता है उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। बाहर से इधर आया, यहां से बाहर गया। अब मेरी बात समझें, गवर्नमेंट चाहती है हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े, ऐसे ही चाहती है, तो वो कोशिश करेंगे यहां से जो माल बाहर जा रहा है उस पर टैक्स ना लगाएं या कम करें। और गवर्नमेंट चाहती है हमारी इंपोर्ट कम हो, तो उसके लिए क्या कोशिश की जाएगी कि इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ाया जाए। अब इंपोर्ट की भी किस्में हैं। पाकिस्तान में टमाटर की शॉर्टेज हो गई है, तो क्या करें? टैक्स ज्यादा टैक्स लगा दें, पाकिस्तान में टमाटर 1100 रुपए किलो हो जाए, मुसीबत बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? सर अच्छा ये लग्जरी आइटम नहीं है, नेसेसरी आइटम है। यहां पर टैक्स लगाकर अवाम पर बोझ डालने वाली बात है। यहां पर अवाम को क्या किया जाता है? टैक्स कम किया जाता है। एक साहब कहते हैं वो कैट और डॉग फूड जो है ना वो लोकल नहीं अच्छा बन रहा, अमेरिका का बहुत अच्छा है। सर जी अब आप मुझे बताएं क्या करना चाहिए? तो टैक्स लगाएंगे ना को यार, इधर इंसान ने वो खाना नहीं मिल रहा, उसको कुत्ते की पड़ी हुई है। वो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? क्या करेंगे? टैक्स बढ़ा देंगे सर। अच्छा अब एक बात और ध्यान से सुनो, एक बंदा चाइना से रुई इंपोर्ट कर रहा है और एक बंदा चाइना से शर्ट इंपोर्ट कर रहा है, किस पे टैक्स ज्यादा लगना चाहिए? क्यों जी? अब मेरी बात सुनना, वो चाइना से रुई इंपोर्ट करेगा, रुई से धागा यहां पर बनेगा, धागे से कपड़ा यहां पर बनेगा, कपड़े से स्टिचिंग यहां पर होगी, स्टिचिंग करके लोग बेचेंगे, कितने लोगों का रोजगार लग गया। और एक बंदा बनी बनाई शर्ट इंपोर्ट कर ले। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई शर्ट इंपोर्ट करने में तो इतने लोग साथ कनेक्ट नहीं होंगे चेन में,
तो शर्ट इंपोर्ट करने वाले पर टैक्स ज्यादा, यानी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने वाले पर टैक्स कम और कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट करने पर टैक्स ज्यादा। यार लॉजिक से बात को समझो, ये नहीं कि बस मैं ये कह दूं कि जी कंज्यूमर गुड है इस पे टैक्स ज्यादा होगा, रॉ मटेरियल इस पे टैक्स कम होगा। आपको लॉजिक तो क्लियर हो कि भाई असल बात यह है कि अब देखो ना रुई से कितने लोग रोजगार चल रहा है, कितने लोगों का मिलने चल रही है। तो सर समझ आ रहा है? तो ये बेसिकली थीम बनती है कि भाई कस्टम ड्यूटी, लग्जरी आइटम पर कस्टम ड्यूटी ज्यादा, अननेसेसरी गुड्स पर कस्टम ड्यूटी ज्यादा। वो आइटम जो ऑलरेडी पाकिस्तान में पाकिस्तानी कंपनी बना रही है वही सेम आइटम इंपोर्ट करेंगे तो कस्टम ड्यूटी बढ़ाया हुआ ना, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए टैक्स बढ़ाते हैं। अच्छा, अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें कस्टम ड्यूटी कम, अगर नेसेसरी गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं कस्टम ड्यूटी कम, अगर दवाइयां इंपोर्ट कर रहे हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये बात है, वो कहता है इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, उन पर रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी प्रिस्क्राइब किए जाएंगे से कस्टम पाकिस्तान कस्टम टैरिफ। वो कहता है ये बात पक्की है, लग्जरी आइटम और लेस एसेंशियल गुड्स पर हायर रेट लगता है और इंडस्ट्रियल प्लांट एंड मशीनरी। सर अगर प्लांट इंपोर्ट कर लें यहाँ पर कितने लोगों को काम मिलेगा? सर कस्टम ड्यूटी कम। रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे कस्टम ड्यूटी कम लगेगी, लोअर देन दोज ऑन कंज्यूमर गुड्स। सर फिर उसके बाद आगे फेडरल एक्साइज ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जिसको कहते हैं FED। It is levied on a limited number of goods manufactured and services provided in Pakistan। सर FED लागू की जाती है। अब FED क्या है? सर हमारे कोर्स में सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, FED हमारे कोर्स में नहीं, फाइनल में है। FED बस इतना ही लिखा हुआ है जितना इस पैरे में है, और जितना लिखा हुआ है बस उतना ही बताऊंगा। फाइनल में इंशाल्लाह आप आएंगे तो फाइनल में फिर डिटेल से पढ़ेंगे। तो सर सबसे पहली बात है FED लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लगती है। FED लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लगती है। इसका क्या मतलब? सर गिनती की तकरीबन 16 आइटम्स, इसमें वाइट शुगर भी है, इसमें सीमेंट भी है, और कुछ सर्विसेज पर भी लगती है। मिसाल के तौर पे बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज पर FED लगती है। मैं अकाउंट खुलाने चला गया, अकाउंट खुलाने गया तो मैं, उसने कहा जी आपने आपको अकाउंट खुल गया, कुछ पैसे जमा करा दे। मैंने कहा सर ये ले 1000 रुपये जमा कर दे। उसने कहा सर 250 बैंक ओपनिंग चार्जेस है। मैंने कहा ठीक है। जब बैंक खुल गया मैंने सोचा जी मुझे बताइएगा कि कितने बैलेंस रह गया है। तो मेरे दिन में क्या था, कितना बैलेंस होगा? 750। बैलेंस था 600 कुछ रुपए। मैंने कहा क्यों जी? कहता है ये जो 250 रुपए की चार्जेस है इसके ऊपर 16% FED भी है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई फिर मुझे तब से लेके आज तक कभी भूला नहीं है कि बैंकिंग सर्विस पे FED होती है। जेब से कोई चीज निकले ना तो बंदे को याद रहती। सर समझ आ गया? बैंकिंग सर्विसेज पर भी FED होती है। फ्रेंचाइज सर्विसेज पर भी FED होती है 10%। अच्छा अब जरा सुनिए स्टोरी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सर्विस पर है। अच्छा FED के बारे में एक दूसरी बात यह है, हमारे जहन में आमतौर पर होता है कि 100 रुपए की चीज है उस पर टैक्स लगेगा। जरूरी नहीं होता कि अमाउंट पर और कीमत पर टैक्स लगे। क्योंकि हमने ज्यादातर सेल्स टैक्स देखा होता है तो हमारे जहन में होता है कि यार कीमत पर टैक्स लगता है। नहीं, बाजों का नंबर ऑफ यूनिट्स पर टैक्स लगता है।
मिसाल के तौर पे सिगरेट में हर डिब्बी पर टैक्स लगता है, मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। तंबाकू पर टैक्स किलो के हिसाब से लगता है, तंबाकू पे टैक्स किलो के हिसाब से एफईडी लगती है। सिगरेट नंबर ऑफ यूनिट की बेस पे लगती है, प्राइस की बेस पर वो कहते हैं एफईडी। कुछ जगहों पर वैल्यू की बेस पर लगती है, कुछ जगहों पर वेट की बेस पर लगती है, कुछ जगहों पर क्वांटिटी की बेस पर लगती है। अलबत्ता एक्सपोर्ट पर एफईडी नहीं लगती, एक्सपोर्ट पर एफईडी नहीं लगती। सर ये बात भी आपने सुन ली, तो अगली बात सुन लीजिए, और वो है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स कितने परसेंट है? 18%। किस चीज पर लगेगा? सेल्स पर लगेगा, सप्लाईज पर लगेगा, इंपोर्ट पर लगेगा। सर जी 18% टैक्स लगेगा इंपोर्ट पर और सप्लाईज पर। समझ गए सर? ये स्टोरी थी। मैंने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स काफी डिटेल से पढ़ा दिया। आपके पास 4 मिनट है, जल्दी से पूरे को रीड करें। कोई बात नहीं समझ आती अभी के अभी पूछें, घर नहीं कंफ्यूजन लेके जानी। ठीक हो गया? उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराता हूं। सर जी कैपिटल वैल्यू टैक्स, भाई ने पूछा है इसमें। अच्छा ये चूंकि हमारे स्कोप में नहीं है, बस एक लाइन ही लिखी हुई है, इसको बस इतना ही याद रखिए कि ये मुख्तलिफ तरह की ट्रांजैक्शन पे लगता है। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर को प्लॉट या बिल्डिंग बेचते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है उस पर भी कैपिटल वैल्यू टैक्स लगता है, और राइट की ट्रांसफर पर भी कैपिटल वैल्यू टैक्स लगता है। सजी रिटेल प्राइस क्या होती है? वो प्राइस, वो कीमत जिस कीमत पर रिटेलर, दुकानदार एंड कंज्यूमर को चीजें देता है। सर जी हम होते हैं एंड कंज्यूमर। हम मार्केट में जाके जब जूस खरीदते हैं ना, तो उस जूस पर लिखा होता है 46 रुपए की कीमत, 14 रुपए टैक्स और टोटल 60 रुपए। ये जो 40 रुपए है ये रिटेल प्राइस, टैक्स निकाल, सेल्स टैक्स निकाल के। वो कीमत जिस पर चीज एंड कंज्यूमर को बेची जाती है अदर देन सेल्स टैक्स, उसे रिटेल प्राइस कहते हैं। जी जी कल हम जो करेक्टर्स पढ़े थे टैक्स के, उसमें लिखा था ना कि टैक्स इज जनरली पेएबल इन कैश। हाँ जी। लेकिन कभी कभी हम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे तो टैक्स कैश में मिलता है। अच्छा देखिए, ये जो आप फौरी तौर पे ट्रांसफर कर देते हैं ना, ये भी कैश ही होता है एक तरह का। हाँ आप किसी को चेक दे दे कुछ टाइम का, वो कैश नहीं माना जाता, ये बात है। ये जो आप जायज कैश है ये कैश ही है सर। और अगर आप, मैं अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करूं और आपके अकाउंट में फौरी पैसे आ जाए तो ये भी कैश ही है। अच्छा ये जितना आप ऑनलाइन की रिटर्न फाइल होती है और ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, ये भी कैश ही है सर। ठीक है, इसे कैश से तस्वीर किया जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एंगल से कि ये फौरी तौर पर ट्रांसफर हो जाता है। वो बंदा जो कि टैक्स के खातों में रजिस्टर्ड है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है एसबीआई में आया, उसने एसबीआई में एनरोल हुआ है, तो हम उसे रजिस्टर्ड पर्सन कहेंगे जो टैक्स के खातों में रजिस्टर्ड है। ये बात कहाँ पढ़ी है आपने? सेल्स टैक्स की लास्ट लाइन में सेल्स टैक्स के कानून के मुताबिक जो रजिस्टर्ड होता है उसे रजिस्टर्ड पर्सन कहते हैं। सेल्स टैक्स के कानून के मुताबिक जो रजिस्टर्ड होगा उसे रजिस्टर्ड पर्सन कहेंगे। इनकम टैक्स के कानून के मुताबिक जो रजिस्टर्ड होगा। अभी ये जो चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ लिया है तो खत्म हो गया ना। चैप्टर नंबर 1 ना किसी पर्टिकुलर टैक्स की बात नहीं कर, ये ओवरऑल टैक्स की बात कर। इसमें ना 2-3 सवाल अक्सर बच्चे पूछते हैं, मैं जब पूरी नॉलेज आ जाती है तब वो ये सवाल पूछते हैं, और अक्सर वो पेपर के करीब पहुंचते हैं क्योंकि शुरू में तो वो बहुत ज्यादा गौर नहीं करते। वो सवाल मैं खुद ही आपको बता देता हूं कि क्या होते हैं। एक बच्चा कहता है सर मुझे समझ नहीं आ रही कि टैक्स फिर होना कैसा चाहिए। यानी कभी आप कहते हैं टैक्स प्रोपोर्शनल हो, कभी कहते हैं फ्लैट हो, कभी कहते हैं प्रोग्रेसिव हो,
यार मेरा पॉइंट समझा रहा है? तो वो कहते हैं कि मैंने मुख्तलिफ तरह के बातें हैं, तो इसमें सच क्या है? टैक्स होना कैसा चाहिए? तो इसका जवाब यह है कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चीजें अप्लाई होती हैं। एक बंदा है, वो कहता है मैंने अपना वेट लूज करना है, मैं क्या करूं? ऑनलाइन सर्च करता है, ऑनलाइन लिखा आ जाता है आप कार्ब्स खाना बंद कर दें, आप जॉगिंग शुरू कर दें, आप फ्रूट और वेजिटेबल्स खाएं और लाइफस्टाइल हेल्दी कर लें। अच्छा, ये सारी बातें पॉजिटिव है, इन सारी चीज़ों से वजन कम होगा। लेकिन आप मुझे बताएं, अगर एक बंदा जिसको एस्थमा है और उसको आप कहेंगे जो तेज तेज भागो, उसका तो सांस ही बंद हो जाएगा। वजन कम होना हो वो वैसे ही फोत हो जाएगा। गलत है कि ठीक है? इसका मतलब ये है कि ये वाला मशवरा जनरली तो ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर केस में एप्लीकेबल नहीं है। एक बंदा उसको शुगर है, आपने कहा फल फ्रूट खाओ, वो दबा दबा आम खाई जाएगा। सही है कि गलत है? सर आम में शुगर बहुत ज्यादा होती है, वो खाएगा उसकी शुगर हाई हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। इसका मतलब ये है चीजें सारी ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अप्लाई होती हैं। इनकम टैक्स कंपनीज में लग रहा हो तो उस पर फिक्स लगता है 29%। इंडिविजुअल और एओबी में लग रहा हो तो उस पर इनकम बढ़ती है तो टैक्स बढ़ता है। तो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चीजें अप्लाई होती हैं, मुख्तलिफ असूल अप्लाई होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि स्टैंडर्ड ये वाला रूल ही है, ऐसा नहीं है। बेहतरीन सवारी कौन सी है आप बताइए? सबसे अच्छी सवारी कौन सी है? गाड़ी। लेकिन सर गाड़ी, ये जो जवाब है ये जनरल जवाब है। लेकिन अगर आपने लाहौर से दुबई जाना है तो एक गाड़ी मुनासिब सवारी नहीं है, उस पर हवाई जहाज ही ठीक रहेगा, दरमियान में समंदर आ जाएगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? समंदर के लिए सवारी गाड़ी ठीक नहीं है, जो होता है वो ये होते हैं बहरी जहाज कह लें, ये ज्यादा बेहतर है। पॉइंट समझ आ रहा है? और अगर गलियां बहुत छोटी हैं तो भी गाड़ी ठीक नहीं है, बाइक ही बेहतर है। और अगर आपको बहुत जल्दी है तो भी बाइक निकल जाएगी, गाड़ी फंसा देगी आपको। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चीजें अप्लाई होती हैं। ये डिपेंड करता है सिनेरियो क्या है, सिनेरियो क्या है। तो टैक्स के ओवरऑल रूल है आपको बता दिए, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ असूल अप्लाई होते हैं। समझ गए? ये एक जनरल सवाल पूछते हैं बच्चे, मैं उसको एड्रेस कर दिया। अब मैं आपके साथ अगली बात करने लगा हूं, और अगली बात यह है कि आपने पढ़ लिया टैक्स का निज़ाम कैसा होना चाहिए, टैक्स का कानून कैसा होना चाहिए। आज जो हमने उसकी एप्लीकेशन पढ़नी, दो तीन बातें मैं निचोड़ आपके साथ अगर डिस्कस करूं, जिसके बाद मैं आपको सवाल कराना चाहता हूं। सर जी, गवर्नमेंट अगर चाहती है ना किसी चीज को एनकरेज करना, किसी को शाबाश देना, किसी को प्रमोट करना, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स कम कर देती है या टैक्स माफ कर देती है। यस और नो? इत्तेफाक करते हैं ना इस बात से? अगर गवर्नमेंट किसी चीज को डिस्करेज करना चाहती है या टैक्स बढ़ाना चाहती है, तो गवर्नमेंट किसी चीज को डिस्करेज करना चाहती है तो टैक्स बढ़ा देती है। यस और नो? ये दो बातें आप अपने दिमाग में पक्की बैठा लें। वो अक्सर सवाल ऐसे पूछता है कि वो आपको टैक्स का कानून दे देता है और वो कहता है ये कानून है, आप बताएं क्या वजह हो सकती है। गवर्नमेंट बाज़-औक़ात अपनी अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए भी टैक्स लगा देती है। गवर्नमेंट बाज़-औक़ात अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए भी टैक्स बढ़ा देती है। गवर्नमेंट बाज़-औक़ात इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी टैक्स कम कर देती है। गवर्नमेंट बाज़-औक़ात फॉरेन कंपटीशन से बारगेनिंग फायदा लेने के लिए भी टैक्स कम कर देती है। गवर्नमेंट बाज़-औक़ात डेवलपमेंट करने के लिए भी टैक्स माफ कर देती है। यार ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं ना? गवर्नमेंट अमीर आदमी से ज्यादा टैक्स वसूल करके गरीब पर खर्च कर देती है।
ये सारी टैक्स की बातें आपके साथ की हैं। जरा अब इसको अप्लाई करते हैं। सवाल किस तरह का आता है, किस तरह से करना है, एक आपको करके दिखाऊंगा, दो आप खुद अभी क्लास में करेंगे। डन? आ जाए सर। ये जवाब है, इसके आगे मैं खड़ा होता हूँ। चूंकि स्मार्ट सा आदमी हूं तो बहुत ज्यादा जगह तो नहीं घेर सकूंगा, लेकिन कोशिश करता हूँ। सर, an amount transferred otherwise than banking channel will be deemed as income। जी सर जी, अगर आपको ये बात बताई थी कि भाई आप बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन करेगा, कैश में करेंगे, तो टैक्स वाले इसको इनकम तस्वुर करके इस पे टैक्स लगा देंगे। ये बात हुई थी सर, यही बात यहां पर लिखी है। इसका मकसद क्या है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। सर, मूवेबल एसेट पर टैक्स लगाना। सर, मूवेबल एसेट का मतलब है गाड़ी, गाड़ी का मतलब है अमीर आदमी। अमीर आदमी पे टैक्स लगाना और गरीब पर खर्च करना अल्टीमेटली लीड्स टू फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। लग्जरी आइटम की इंपोर्ट पर ज्यादा टैक्स लगाना। जी, डिस्करेज करना लग्जरी आइटम की इंपोर्ट को। सर, अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसर्च। सर, रिसर्च पर खर्चा करने की इजाजत देना, एनकरेज करना रिसर्च को। सर, एक्सपोर्ट पर जीरो रेटिंग, यानी एक्सपोर्ट पे टैक्स ना लगाना। क्या मकसद है? एनकरेज। सर, डोनेशन पर टैक्स क्रेडिट दे देना, एनकरेज करना डोनेशन को। सर, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को एग्जेम्पशन दे देना, टैक्स एग्जेम्पशन दे देना, इनकरेज करना, प्रमोट करना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को। सर, सैलरी पे टैक्स लगा लेना। अब यहां पर रुको और एक अगला पहलू समझो। सर, बाजों का जब आपको ये कम होना और बढ़ना ना समझ आए एक पॉइंट पर आकर, अब देखें, सैलरी पर टैक्स लगाया है। अब मैं सोच रहा हूं इसका मतलब है सैलरी को डिस्करेज कर रहे हैं, इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि लोग नौकरी ना करें। ये तो बात नहीं बनती। तो टैक्स लागू किया गया है, उसका बहरहाल कुछ एडवांटेज नहीं होगा, तो कम से कम पैसा तो एफबीआर को आ ही रहा है ना, वो एडवांटेज तो हो ही सकता है। तो बस जहां पर कुछ नहीं होगा वहां पर क्या होगा? रेवेन्यू कलेक्शन। सर जी, समझ आ गया? आ जाए सर जी, अगर ये बात आपको समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी अभी आप लोगों ने करना है। कागज पेंसिल निकाल लें, अभी करना है, 5 मिनट आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी। जी, सॉल्यूशन नहीं देखना, लेकिन अपनी किताब को इस्तेमाल कर सकते हैं फिल वक्त। अगर जिन बच्चों को याद नहीं है वो किताब खोलकर टेक्स्ट देख सकते हैं, इसका जवाब नहीं देखना। जी सर जी, करें डिस्कस? जी सर। हाई टैक्स रेट ऑन हाई इनकम। इनकम ज्यादा है, अमीर बंदा है, ज्यादा इनकम, ज्यादा टैक्स। हायर टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट को डिस्करेज। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट डोनेशंस टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन या एनकरेज। अब यहां पर दो चीजें, एक तो जिस बच्चे ने ये बात नहीं की टू प्रमोट डोनेशन लिखा और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन नहीं लिखा, वो भी गलती है। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन लाजमी लिखें। हर बंदे को डोनेशन देने पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना, सिर्फ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देने पर टैक्स क्रेडिट मिलना। क्रिएशन ऑफ टैक्स फ्री जोन, डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। सर जी, डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी के जो 5 पॉइंट थे उसमें सबसे पहला ये था टैक्स फ्री इकोनॉमिक जोन्स। टैक्सेस ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज, यहां पर रेवेन्यू कलेक्शन है, आप में से कोई नहीं बोल रहा। टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन नॉट मेड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी,
जीरो रेटिंग अंडर सेल्स टैक्स एक्ट। वो मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? ये सारी बातें थी इस वीडियो से, इस टॉपिक से रिलेटेड। बात अभी खत्म नहीं हुई, आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से करना शुरू करें। ऑनलाइन वालों, आप लोगों को पॉज करना चाहिए और पहले ये सवाल करने चाहिए, फिर उसके बाद अगली डिस्कशन का फायदा है। 5 मिनट आपके पास हो गए सर जी? एक बार अब डिस्कस करते हैं। सर, हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जी, अब यहां पर डिस्करेज इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड किस किसने लिखा? सर, यहां पर उसने लग्जरी की बात नहीं की। जिसने डिस्करेज इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड लिखा उसने गलत किया। आपने इसका जवाब, यहां से सवाल ध्यान से पढ़ेंगे तो जवाब देंगे ना। आपने इसका लिखना था डिस्करेज करें इंपोर्ट को टू क्रिएट गुड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये जवाब बनता था इसका। जब उसने लग्जरी की बात नहीं की तो खुद से लग्जरी की बात नहीं करनी चाहिए थी। जीरो रेटिंग अंडर सेल्स टैक्स एक्ट, एनकरेज एक्सपोर्ट, प्रमोट एक्सपोर्ट, डिक्रीज इन सेल्स टैक्स रेट। सर, सेल्स टैक्स रेट कम होगा, उससे सेल्स टैक्स कम बनेगा। सेल्स टैक्स कम बनेगा तो चीजों की कीमत कम होगी, तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या हो जाएगा? काउंटर हो जाएगा। सर, टैक्स ऑन कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल बाय नॉन फाइलर। सर, जो कैश डिपॉजिट या विड्रॉल नॉन फाइलर करेंगे उस पर टैक्स लागू करना। यहां पर बुनियादी तौर पे एक मकसद तो है कि लोग फाइलर हो जाएं। यहां पर लिखा जा सकता है कि एनकरेज करें लोगों को कि वो फाइलर हो जाएं। इसको टैक्स की, शदीद टैक्स की जुबान में कहता है टैक्स नेट में दाखिल हो जाए। यार, मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो पहला पहलू तो वो है। दूसरे नंबर पे फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, कैश डिपॉजिट या विड्रॉल जो है उस पर टैक्स लगेगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी न्यूट्रल टर्म है। पॉलिसी क्या है? वो डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है सर। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हॉलीडे। अब टैक्स हॉलीडे का वर्ड तो आपने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मोटा मोटा टैक्स की छुट्टी, टैक्स की रियायत समझ तो आ रहा है ना? तो भाई, टैक्स हॉलीडे अगर मिल रही है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री को तो इसका क्या मतलब है? यस, हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम को क्या करना? इंटरेस्ट इनकम को डिस्करेज करना हाई टैक्स रेट लगाकर। डिक्रीज इन टैक्स रेट फॉर ऑनलाइन सेल। ऑनलाइन सेल पे टैक्स रेट कम किया है, ऑनलाइन सेल को प्रमोट करना। टैक्स क्रेडिट टू पर्सन फॉर एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स। जी, ओन देखें, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना या उन बिजनेसेस को प्रमोट करना जो फ्रेश एम्प्लॉयज को मौका दे रहे हैं। यार, मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर, हाई टैक्स रेट ऑन लग्जरी आइटम। हाई टैक्स रेट ऑन लग्जरी आइटम का इसका आप सोल्यूशन लिखेंगे डिस्करेज इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड लिखेंगे। इंपोर्ट की तो बात ही नहीं कर रहा। सर जी, डिस्करेज लग्जरी आइटम लिखेंगे, ये भी गलत है। अब मेरी बात आराम से सुनो। सर, जो पाकिस्तान में फैक्ट्री स्पोर्ट्स कार बना रही है वो बंद हो जाए, चूंकि वो अमीर लोगों के लिए। सर देखिए, मेरी बात सुने, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई लग्जरी गुड्स बन रही है उससे भी तो लोग कनेक्टेड है ना। तो भाई, उसमें फिर अमीर बंदे से ज्यादा टैक्स लेने का मकसद सिर्फ उससे पैसा लेके गरीब पर खर्च करना है। तो यहां पर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज द सोल्यूशन। और लॉजिकली समझ आ रही है?
वरना इससे पहले लग्जरी गुड को देखते ही आप जिस बात हो कहते हैं इसको तो डिस्करेज करो। नहीं, डिस्करेज नहीं कर रहे यहाँ पर आप। अमीर बंदा है, महंगी चीज खरीद सकता है, उससे ज्यादा टैक्स लेके गरीब पर लगा दें बस। तो ये फिर सलाओ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंस को क्या करना सर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंस को एनकरेज करना। यस, ये इसका है। हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम। सर इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इंटरेस्ट को डिस्करेज करें। थोड़ा सा अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो गवर्नमेंट ना बुनियादी तौर पे चाहती है कि लोग बिजनेस करें, लोग हाथ पे हाथ धर के बैंकों में पैसे ना रखवाएं। वो समझ आ रही है? तो फिर उस पर टैक्स बढ़ा दें। जब कोई बिजनेस करता है तो फिर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, बहुत से लोग उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। जब आप बैंक में पैसे रखवा के खुद हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, वो सही नहीं है। सर जी क्वेश्चन नंबर जी, जीरो रेटिंग। अच्छा, वो बच्चे जिन्होंने सेल्स टैक्स नहीं पढ़ा खास तौर पे, उन्हें नहीं पता कि सेल्स टैक्स में जीरो रेटिंग एक्सपोर्ट के केस में कही जाती है, इसलिए इसका जवाब है एक्सपोर्ट को एनकरेज करना। लेकिन जब पेपर देना है ऑब्वियसली तब आप सेल्स टैक्स भी पढ़ के देना है, उस वक्त तक आप ये टर्म्स पढ़ लेंगे। डन सर जी? जी सर फर्स्ट वाले का प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री भी हो सकता है अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन। सर जी सवाल ये है कि जो आइटम इम्पोर्ट, भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, भाई ने कहा है हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड। इसीलिए तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि पहले करो, क्योंकि जब आप करोगे तो सोचोगे तो आपकी क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट में। लेकिन अगर आप वो करते नहीं हो और सिर्फ बैठ जाते हो कि सर करा देंगे और इंशाल्लाह ठीक ही कराएंगे, वो नहीं है सर। असल में अपने दिमाग को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो गया हुआ है। सर जी जीरो रेटिंग अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 से ऊपर। हाँ, अब मेरी बात सुनो। आप इन्होंने कहा इंपोर्ट पर टैक्स रेट हाई कर दें ताकि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके। सवाल में कहीं पर ये बात नहीं दी हुई कि वो वाली आइटम पाकिस्तान में ऑलरेडी बन रही है या नहीं बन रही। इस वजह से हम ये वाली बात नहीं कर सकते। डन हो गया सर जी? सर आए जरा मेरे साथ और अब देखें पास पेपर में क्या है। ये हमारी आखिरी, आज की दिन की आखिरी काम है, ये करेंगे। मुझे बताएं, हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम कल की क्लास करें, कल की क्लास ही करते हैं, सैटरडे को टेस्ट रखते हैं। डन है सर? सर सैटरडे को चैप्टर 1 का टेस्ट है, वीकली टेस्ट हुआ करेगा, वो लाजमी देना आप लोगों ने। Sir, the primary objective of a taxation system is to collect revenue. You are required to list the other objectives which a taxation system can achieve. नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव लिखने थे, 10 नंबर के पुराने दौरों का सवाल है, 10-11 साल पुराना सवाल है। अब तो इस पूरे चैप्टर 1, 2, 3 तीनों चैप्टर की ग्रिड 10 नंबर की है, तो ये वाला सवाल तो अब नहीं आ सकता। टॉपिक टेस्ट हो सकता है, इतने ज्यादा मार्क्स का नहीं आएगा। 5 ways in which the tax can be used for the development of the country. Sir, for the development of the country टॉपिक है पूरा, कॉपी पेस्ट करना है इसको भी। 3 indirect taxes पढ़नी है, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एफईडी, वो लिखने थे सर। सर बिसाइड फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, टैक्स यूज होता है नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये फिर दोबारा वही सवाल है। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, ये फिर दोबारा वही सवाल है सर। 5 उसमें से कोई भी आप लिख सकते थे। 3 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, फिर दोबारा वही सवाल है, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 6 इनडायरेक्ट टैक्सेस, यार कर लोगे? मुश्किल तो नहीं है, सिंपल वही रट्टे वाला सवाल है सर। क्वेश्चन नंबर 7 3 broad principle of levy of tax. Benefit principle, ability to pay और equal distribution, वो लिखना था सर। Briefly explain 3 indirect taxes, फिर दोबारा आ गया, custom duty, एफईडी और सेल्स टैक्स।
सर क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स, 5 ways by which taxes can be used for the development of the countries। 5 तरीके कौन कौन से हैं सर? State any 5 ways by which taxes can be used for the development of the country। जी सर, इसमें क्या आएगा सर? सर जी, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वाले सारे बात, यही इकोनॉमिक जोन और टैक्स फ्री जोन वाली बात, और बाकी वो पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 करवा चुका। क्वेश्चन नंबर 10, 4 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स विच द गवर्नमेंट अचीव्स बाय इम्पोजिंग टैक्स। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी था, टैक्स इम्पोज करके जो जो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव अचीव करे उसकी बात करनी थी। अब यहां पर जो आप कहते हैं कि टैक्स को माफ कर दिया ना, वो वाले पॉइंट नहीं लिखने थे, सिर्फ कौन से पॉइंट लिखने थे? टैक्स लगा कर जो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव अचीव किए गए। तो ये थोड़ा सा ध्यान से, ये टैक्स इम्पोज करके जो ऑब्जेक्टिव अचीव किए थे वो थे। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम, कर लिया? कौन कौन से थे? सबसे पहला कौन सा था? फिस्कल एडिक्वेसी। दूसरा क्या था? थ्योरेटिकल जस्टिस। तीसरा क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। चौथा क्या था? कंपैटिबिलिटी। यस। क्वेश्चन नंबर 12, 4 ways by which taxes can be used for the development। Question number 13, briefly explain indirect taxes। Question number 14, discuss the broad principle governing the levy of tax। और सर मुश्किल तो नहीं लगा? सर ये सारी बातें हमने आपके साथ डिस्कस कर ली। दिस वाज यहाँ तक सारे सवाल। सर कल इंशाल्लाह मैंने आपको इनकम टैक्स की एक डिस्कशन है वो करवानी है, और सैटरडे वाले दिन हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के टेस्ट की। डन हो गया सर जी? नहीं सर, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।